बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप लोग उस पर क्लिक करके जुड़ जाइए। और तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिंदी के 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दो शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए जो आपकी एग्जाम में 100% इसमें से 3 या 4 को 2 या 3 क्वेश्चन लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को छोड़िएगा मत, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। और आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमको पर्सनली कमेंट करके बता सकते हैं, या नंबर डिस्क्रिप्शन में दे उस पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हमको सपोर्ट करिए, आप लोग के लिए हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और आप लोग से हम क्या चाहते हैं, आप लोग से यही चाहते हैं आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। मान लीजिए अगर हम लोगों में बोलने की शक्ति न होती तो क्या होता। सब लोग आपस में लूंज फूंज की तरह कोना में बैठे होते हैं और ना एक दूसरे के सुख दुख बता पाते, ना पढ़ाई कर पाते, ना कहीं घूमने जाते तो कुछ नहीं बोल पाते और कुछ सोच समझ भी नहीं कर पाते। तो अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, 2019 में पूछा है। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर हम में वाक शक्ति न होती तो यह समाज सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मान लीजिए कि हम लोगों में बोलने की शक्ति न होती न, तो पूरा सृष्टि यानी मतलब संसार गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, और जितने भी लोग हैं जो क्या करते हैं चुपचाप बैठे रहते हैं, और हम लोग जो बोलकर एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, और हम लोग हैं जो एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये सभी बातें बिना वाक शक्ति के नहीं हो पाती, और ये सभी बातें ना बिना वाक शक्ति के नहीं हो पाती। तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को समझ, एक नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग को 2 नंबर इससे मिल जाएगा। तो आप लोग इसको बढ़िया से कॉपी में लिख कर याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके लिए व्यक्ति तत्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। जब तक मनुष्य कुछ बोलता नहीं है तब तक उसके व्यक्ति तत्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। 2024 में पूछा है और अब बारी है 26 में। तो मान लीजिए जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता। तो जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। मान लीजिए कोई आदमी चुपचाप बैठल रहेगा कहीं जाएगा, तो मान लीजिए कोई आदमी है वो जाएगा कहीं भी भोज खाने या कहीं भी जाएगा और चुपचाप वो बैठा रहेगा और वो कुछ नहीं बोलेगा, तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा। और जैसे ही वो बोलने लगेगा तो उसके यही पता चलेगा कि इसका स्वभाव कैसा है। तो बोली से ही मनुष्य का स्वभाव का पता चल पाता है कि वो कैसा व्यक्ति है। तो आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन भी बढ़िया तरीका से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। 19 में और 22 में पूछा है, 24 में भी पूछा था, और 26 में भी चांस है कि पूछ देगा। लपटन साहब के जेब में से क्या बरामद हुआ था। लपटन साहब के जेब में से क्या बरामद हुआ था। तो लपटन साहब कौन था। लपटन साहब कौन था, तो वजीरा सिंह का पलटन का विदूषक था लपटन साहब। तो लपटन साहब के जेब में से क्या बरामद हुआ था। तो लपटन साहब के जेब में से ना 3-4 गो लिफाफा एक डायरी बरामद हुआ था। लपटन साहब के जेब में से 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुआ था। तो लपटन साहब के जेब में से क्या बरामद हुआ था, तो 3-4 गो लिफाफा और एगो डायरी बरामद हुआ था। यह 2 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, बोधा सिंह कौन है। 2016 में पूछा है, बोधा सिंह कौन है, आप लोग बताइए। तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है तथा एक सिपाही है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है तथा सिपाही है, ऐसे भी लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं। तो आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाए, और टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ डाल दिया गया है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियोचित गुण क्या है। स्त्रियोचित गुण क्या है, तो ममता, कोमलता, दया, करुणा और प्रेम ये सभी नारियों के स्त्रियोचित गुण है। ममता, कोमलता, दया, करुणा और प्रेम ये सभी नारियों के स्त्रियोचित गुण है। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियोचित गुण क्या है, तो ममता, कोमलता, दया, करुणा और प्रेम ये सभी नारियों के स्त्रियोचित गुण है। आप लोग इतना लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को 5 को क्वेश्चन बताया, आप लोग को ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि 5 में आप लोग को कितना क्वेश्चन याद हो गया और आप लोग को कितना पहले से याद था। अगला ही क्वेश्चन है, लाना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। ये क्वेश्चन है जो 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। तो आप लोग इसको आराम से समझिएगा कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। 2018 पूछा था। तो लहना सिंह वचन का पक्का व्यक्ति है। लहना सिंह था ना जो वचन का पक्का व्यक्ति है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। बोधा सिंह की रक्षा वो अपने जान के परवाह किए बिना पूरा करता है। और बोधा सिंह की रक्षा वो अपने जान के परवाह किए बिना पूरा करता है। ठंड के दिनों में वो अपना वस्त्र बोधा सिंह को दे देते हैं। ठंड के दिनों में वो अपना वस्त्र मतलब अपना
ठंड के दिनों में ना वो अपना कपड़ा बोधा सिंह को दे देते हैं और अंत में गोली लगने के बाद भी वो बोधा सिंह को अपनी जगह पर गाड़ी में भेज देते हैं और अंत में लहना सिंह को क्या होता है, गोली लग जाता है लेकिन वह नहीं जाते और खुद बोधा सिंह को अपनी जगह पर गाड़ी में भेज जाते हैं लेकिन वह नहीं जाता, जिसके कारण लहना सिंह की मौत हो जाती है और जिसके कारण लहना सिंह की मौत हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति अपनी जान तक त्याग दिया। इतना कह देंगे तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था। लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया, तो लहना सिंह वचन का पक्का व्यक्ति है। लहना सिंह सूबेदारनी के कहे वचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाता है। बोधा सिंह की रक्षा वो अपने जान की परवाह किए बिना पूरी करता है और ठंड के दिन में वो अपना वस्त्र बोधा सिंह को दे देते हैं। अंत में गोली लगने के बाद भी वह बोधा सिंह को अपने जगह पर गाड़ी में भेज देते लेकिन वह नहीं जाता, जिसके कारण लहना सिंह की मौत हो जाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि लहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति अपनी जान तक त्याग देते हैं। तो आप लोग को छठा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे या लहना सिंह का चरित्र चित्रण करे। सब 17 में, 18 में, 21 में और 24 में पूछा तो 26 में भी पूछ देगा। तो आप लोग इसको छोड़िएगा मत। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में आप लोग को देना है। तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है। लहना सिंह एक वीर सिपाही है और उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र या नायक लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र या नायक लहना सिंह ही है। कहानी का लगभग घटना लहना सिंह के आसपास ही घटित होता है। कहानी का लगभग घटना लहना सिंह के आसपास ही घटित होता है। वह एक सच्चा प्रेमी है। वह एक सच्चा प्रेमी है। उसे अपना प्रेम नहीं मिलने पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा है। वह एक सच्चा प्रेमी है। उसे अपना प्रेम नहीं मिलने पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा है। वह एक बहादुर एवं निडर सैनिक है। वह एक बहादुर एवं निडर सैनिक है। वह जर्मन सैनिकों से बहादुरी के साथ लड़ता है और जर्मनी के सैनिकों से न बहादुरी के साथ लड़ता है एवं साथी सैनिकों की रक्षा के लिए अपनी जान को दाव पर लगा देते हैं। वो वचन का पक्का व्यक्ति है क्योंकि सूबेदारनी ने उसे क्या कहा था, तो सूबेदारनी ने कही थी कि मेरे पति एवं बेटे का रक्षा का जिम्मेदारी आपका, जिस वचन का पालन उन्होंने मरते दम तक किया था। तो आप लोग को एक क्वेश्चन 5 नंबर समझ में आ गया, लहना सिंह का परिचय। तो लहना सिंह एक वीर सिपाही है। उसने कहा था कहानी को प्रमुख पात्र या नायक था क्योंकि कहानी का लगभग घटना था ना जो लहना सिंह के आसपास ही घटता था और वो एक सच्चा प्रेमी है। लहना सिंह ट्रू लवर था। उसने अपना प्रेम नहीं मिलने पर भी उसने प्रेम को सच्चाई से अपने हृदय में बसा रखा था और लहना सिंह को अपना प्रेम जिसे वो प्यार करते थे वो नहीं मिला तभी भी वो प्रेम को अपने हृदय में बसा रखा था। और वो एक बहादुर एवं निडर सैनिक है। बहादुर और निडर सैनिक है। वह जर्मन सैनिकों से बहादुरी के साथ लड़ता है एवं साथी सैनिकों की रक्षा के लिए अपने जान को दाव पर लगा देते हैं। वह वचन का पक्का व्यक्ति है क्योंकि सूबेदारनी ने उसे कही थी कि मेरे पति एवं बेटे का रक्षा का जिम्मेदारी आपका है। इस वचन का पालन उन्होंने मरते दम तक किया था। तो आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसको आप लोग को लिख देना है। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के यशस्वी कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी उसने कहा था से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी के यशस्वी कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेडी की कहानी उसने कहा था से ली गई है। यह उक्ति ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह के यह उक्ति ब्रिटिश सेना में कार्यरत जमादार लहना सिंह के उसके शरीर की रंगों में युद्ध करने की आतुरता है। उसके शरीर की रंगों में युद्ध करने की आतुरता है। वह चाहता है कि उसके उच्च अधिकारी उसके साथ तैनात सैनिकों को शत्रु पर आक्रमण करने की अनुमति दे। मोर्चे पर निष्क्रिय डटे रहने से वह दुखी है। युद्ध स्थल में बैठे बैठे वह परेशान हो गया, इसलिए वो कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही की क्षमता कम हो जाती है। इस प्रकार कहानीकार ने इन पंक्तियों में सैनिक की मानसिकता का सशक्त निरूपण किया। उसकी भुजा युद्ध करने के लिए फड़कती है और वह अपने शौर्य को प्रदर्शित करना चाहती है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब क्या बन जाता है। मान लीजिए अगर कोई पुरुष है और नारी का गुण लेगा तो क्या बन जाएगा, तो पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो अर्धनारीश्वर बन जाता है। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो अर्धनारीश्वर बन जाता है और अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। और नारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप आप लोगों ने फोटो देखे होंगे जिसमें अर्धनारीश्वर के बारे में बताया गया। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसमें आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग नारी का होता है। जिसमें आधा अंग पुरुष का होता है और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर के माध्यम से यह बताया गया कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान है। और अर्धनारीश्वर के माध्यम से यही बताया गया कि समाज में पुरुष और स्त्री दोनों का अपना महत्व और स्थान है। तो इतना आप लोग लिख देंगे तो आप लोग को 2 नंबर कोई नहीं काटेगा। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है 2010 में, 12 में, 17 में, 18 में और 23 में,
तो उम्मीद है कि 26 में पूछेगा। तो आप लोग इसका लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई है। और निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीउचित गुण होते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से ली गई। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रीउचित गुण होते हैं। इनमें गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण देवी कहलाती है और दया के कारण नारी देवी कहलाती है। भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है और भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इस गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। ममता, दया, सहिष्णुता एवं भेद सेवा भाव यह सभी गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसके साहस, शक्ति, पराक्रमी इन गुणों की छाया से निखार उठेगा। प्रकृति ने नारी को समान बनाया है और गुणों में अंतर है। निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का उदाहरण देते हैं कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। इस प्रकार ये मैं कह सकते हैं कि पुरुष में नारी के गुण आ जाने से उसकी पूर्णता में वृद्धि होती है। इसका चलिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद है मालती के घर का वातावरण कैसा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मालती के घर का वातावरण कैसा आपको लगा, अपने शब्दों में लिखे। तो मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखे। तो मालती का वातावरण बोझिल, नीरस तथा निर्जीव सा प्रतीत होता था। मालती का घर कैसा था? मालती के घर का वातावरण बोझिल, नीरस तथा निर्जीव सा प्रतीत होता है। उनके घर के वातावरण में उल्लास, अपनेपन और प्रेम का भाव बिल्कुल भी नहीं था। अपनेपन और प्रेम का भाव बिल्कुल भी नहीं था। घर के सभी सदस्य एक निश्चित दर पर आधारित जीवन जी रहे थे और घर के सभी सदस्य थे ना जो एक निश्चित दर पर आधारित जीवन जी रहा था। मालती का जीवन उदासी और घुटन से भरा था। मालती का जीवन था जो उदासी और घुटन से भरा था। उनके जीवन में कोई उत्साह, उत्सुकता या जिज्ञासा नहीं है और उसके जीवन में कोई उत्साह या उत्सुकता नहीं है। वह अपना सारा दिन काम करते हुए तथा हर एक घंटा समय देखते देखते काट लेती है और वह अपना सारा दिन काम करते हुए तथा हर घंटे समय देखते देखते काट लेती है। लेखक को ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन के बाद मालती का व्यक्तित्व सा बूझ गया है। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे, 2024 में पूछा है। तो लेखक मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। लेखक मालती के दूर के रिश्ते के भाई है। लेखक था ना जो मालती के दूर के रिश्ते के भाई था, किंतु मालती के साथ उसका संबंध सख्य का ही रहा है। और किंतु मालती के साथ उसका संबंध सखी मतलब सख्य का ही रहा है। वे दोनों बचपन में इकट्ठे खेले, लड़े हैं और पीटे भी है। लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है और लेखक की पढ़ाई भी मालती के साथ हुई है। दोनों के व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा एवं स्वच्छता बढ़ रही है। वे दोनों कभी बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं बंधे। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर दे देगा। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मत छोड़िएगा। पहला, मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है या कहानी में महेश्वर की उपस्थिति क्या अर्थ रखती है, अपने विचार दे या मालती के पति महेश्वर का परिचय दे। मालती का पति महेश्वर कौन है? मालती के पति महेश्वर का परिचय दीजिए या महेश्वर कौन है या मालती के पति महेश्वर की कैसी छवि आपके मन में बनती है। तीनों क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आ जाएगा। तो आप लोग आराम से लिख दीजिएगा, इसको आराम से लिखिएगा कि मालती का पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। मालती का पति महेश्वर एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। वो ग्रेगरी नामक बीमारी का इलाज करता है। उनका जीवन यंत्रवत है। वह रोज सवेरे 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता है और वह रोज सवेरे 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता था। दोपहर को 2 बजे भोजन करने के लिए आता है और दोपहर को 2 बजे भोजन करने के लिए आता है। शाम को वह फिर 1-2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है और शाम को वह फिर 1-2 घंटे के लिए डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। रोज दिन वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायत, वही दवाइयाँ। वह स्वयं अपनी इस तरह के कार्य से उकताए हुए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया कि मालती का पति महेश्वर एक है ना जो पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है और वो ग्रेगरी नामक बीमारी का इलाज करता है। ग्रेगरीन का मतलब होता है कि कांटा चुभ जाता है ना, उसको बहुत दिनों तक छोड़ दीजिएगा तो कुराटी हो जाता है, उसी को ग्रेगरीन कहता है और उनका जीवन यंत्रवत है।
महेश्वर का जीवन यंत्र वध है और महेश्वर के पति का नाम मालती था, उनके बच्चे का नाम टीटी था। 1 नंबर में पूछेगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। वह रोज सवेरे 7 बजे डिस्पेंसरी चला जाता था और दोपहर 2 बजे भोजन करने के लिए घर आता और सांझ को ना फिर 1-2 घंटा के लिए डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता। रोज दिन वही काम, उसी प्रकार के मरीज वही हिदायत, वह स्वयं इस प्रकार के कार्य से उकताए हुए थे। अगला 5 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। भगत सिंह के अनुसार देश को न कैसे युवकों की आवश्यकता है, तो आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन को आराम से करिए। भगत सिंह के अनुसार न देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, तो भगत सिंह के अनुसार देश को पढ़े लिखे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता है। भगत सिंह के अनुसार देश को पढ़े लिखे ऊर्जावान युवकों की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि युवकों को अपनी देश की समस्या को समाप्त करने के लिए हर मुसीबतों का सामना करने का हिम्मत होनी चाहिए और देश की भलाई के लिए अपने जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो अफसोस नहीं होनी चाहिए। भगत सिंह के अनुसार ना देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है, तो भगत सिंह के अनुसार देश को पढ़े लिखे और ऊर्जावान, जिसका अंदर में ताकत हो, युवकों की आवश्यकता है। वो कहते हैं कि युवकों को अपनी देश की समस्या को समाप्त करने के लिए ना हर मुसीबतों का सामना करने का हिम्मत होनी चाहिए और देश की भलाई के लिए अपनी जीवन भी कुर्बान करना पड़े तो कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। कौन बोलते हैं? भगत सिंह बोलते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन और है। 15 नंबर क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन हो रहा था तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं, तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यह विचार था। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का यह विचार था, सबकी सलाह ली जाएगी। जितने भी सभा में आदमी आए थे, बड़े बुजुर्ग आए थे, लोग आए थे, छात्र आए थे, डॉक्टर मतलब इंजीनियर, जितने भी सब थे जो सब जुट के आए थे, तो सभी की बात सुनी जाएगी। जितने भी आदमी है सभी की बात सुनी जाएगी और छात्रों की बात अधिक सुनी जाएगी। छात्र जितने भी थे उनका बात ना अधिक सुना जाएगा। जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा और जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा। जन संघर्ष की समिति की बात सुनी और समझी जाएगी। जन संघर्ष की समिति की बात सुनी और समझी जाएगा। पर फैसला मेरा ही होगा, सबको इस फैसले को मानना होगा। कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण। अतः जयप्रकाश नारायण का साफ साफ कहना था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा, पर अंतिम फैसला उनका ही होगा ताकि आंदोलन सफल हो सके। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है जो 5 नंबर वाला में पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछा है और पूछने की भी चांस है, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? कि आप जेपी से सहमत है, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो भ्रष्टाचार की जड़ न सरकार की गलत नीति है। भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ है और इन गलत नीतियों के कारण भूख है। इन गलत नीतियों के कारण क्या है? भूख है, महंगाई है देश में, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार मतलब कंट्रोवर्सी, भ्रष्टाचार है। कोई काम नहीं जनता का निकलता है, कोई भी काम जनता का नहीं होता बगैर रिश्वत दिए। आप लोग बैंक या सरकारी काम में कहीं भी जाते होंगे, ब्लॉक व्लॉक में, तो कोई काम करवाना होता है तो वहाँ पर ही घूस लेता है। और सरकारी दफ्तरों में, सरकारी ऑफिस में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना, उसमें जहाँ भी हो लोगों हो, रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है और शिक्षा संस्थाएं हमारी क्या हो रही है? भ्रष्ट हो रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है और हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरा में पड़ा हुआ है और हमारे जितने भी नौजवान हैं उनका जीवन अंधेरा में पड़ा हुआ है और उनका नष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो लोक कल्याणकारी हो एवं इस कार्य के लिए देश के कर्मचारी, नेता, पदाधिकारी आदि से ईमानदारी पूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, तभी हमारे देश में फैला हुआ भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है। तो आप लोग को कितना क्वेश्चन बताएं? मात्र और मात्र कितना क्वेश्चन आप लोग को दिए? आज कोई कितना क्वेश्चन दिया आप लोग को? 16 क्वेश्चन था। आप लोग को 16 में से कितना याद था? आप लोग कमेंट करिए। याद नहीं है तो आप लोग सभी को कॉपी में नोट करके और रिवीजन 1 से 2 दा पढ़िएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को पीडीएफ लेने के लिए ना मेरा टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करिए। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आता है टेलीग्राम, फिर व्हाट्सअप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। व्हाट्सएप आप लोग मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद व्हाट्सएप और इंस्टा को भी आप लोग फॉलो कर दीजिए। इंस्टा फॉलो कर लीजिए, इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद आप लोग फेसबुक को भी फॉलो कर लीजिए। इतना कर लेंगे और ये नहीं, अगर आप लोग को कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग को नंबर देना है पर्सनली। आप लोग को इस नंबर पर
मैसेज या कॉल कर देना है। तो आप लोग को इस नंबर पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर, तो आप लोग को कोई भी डाउट होगा उसको सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप लोग इस पर आराम से कर सकते हैं। और PDF आप लोग को लिए फ्री है, आप लोग से 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।